नमस्ते दोस्तों। हम लोग का आज का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज 6th वीडियो। अभी तक हम लोग ने 11th अकाउंटेंसी में टोटल 5 लेक्चर पढ़े हैं टिल नाउ, और उन 5 में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। अकाउंटेंसी के पूरे बेसिक्स को जाने इन चैप्टर 1 इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन, जहाँ पे तुमने पढ़ा था अकाउंट के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्या होता है, मीनिंग क्या था, फीचर्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस, उसके ब्रांचेस, उसके यू कैन से प्रोसेस, ये हमने पढ़ा था। उसके यूजर्स जो अकाउंटिंग करके जो डेटा बनता है उनको कौन कौन इस्तेमाल में लेता है, यहाँ तक डिस्कस हुआ था, जो एक लेवल पे हमको गाइड किया अबाउट अकाउंटेंसी। वो थियोरेटिकल पार्ट एकदम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट तो था, लेकिन बहुत एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट नहीं था। लेकिन उस चैप्टर 1 के ठीक बाद हम लोग ने जो कल स्टार्ट किया था, इसका नाम क्या था? अकाउंटिंग टर्म्स। अब मैंने कल कुछ बातें समझाया था दैट इस अकाउंटिंग टर्म्स में, ऊपर जाओ, हम लोग ने इस अकाउंटिंग टर्म्स में जो चीज़ें कल स्टार्ट किया था, तो मैंने कल के स्टार्टिंग में ही एक बात कह दिया था कि एक बार को तुम लोग चैप्टर 1 अगर भूल भी जाओ चलेगा, कि उसके इंपॉर्टेंस क्या थे, फीचर्स क्या था, प्रोसेस क्या था, ठीक है, तो भी अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अकाउंटिंग टर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली मार्क्स के लेवल पे इंपॉर्टेंट तो है ही, वो अलग बात है, लेकिन अकाउंटेंसी पढ़ते वक्त जब न्यूमेरिकल्स लगाते हो ना, तो बहुत सारे टर्म्स बार बार आते हैं, तो हम लोग उन्हीं टर्म्स पे काम कर रहे हैं जो शुरू कल हुआ था। होपफुली हम कोशिश करेंगे आज वाइंड अप करने का, हो पाया तो, नहीं हो पाया जो टर्म्स इफ रह जाएगा तो उसको कल कवर अप करके मूव करेंगे कल ही अपना चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बना के दिए गए हैं, जो फॉलो करने से अकाउंटिंग अच्छे से होता है। नहीं फॉलो करोगे तो भी अकाउंटिंग हो तो जाएगा, बट वो अनसिस्टमैटिक, अनऑर्गेनाइज्ड या एक तरह से थोड़ा सा इररेलेवेंट कहलाता है या अनकम्पेरेबल कहलाता है। बट खैर वो कल की बात है। अभी फिलहाल हमने अकाउंटिंग टर्म कल स्टार्ट किया था, जो कि आई थिंक 48 मिनट समथिंग कल का लेक्चर गया था, थोड़ा लेंथी था, बट मैंने कल भी समझाया था, बार बार समझा रहे हैं। अभी थ्योरी चल रहा है। अपने आप को अगले 1 महीने तक, भले मैंने इस मंथ स्टार्ट किया है लेक्चर पढ़ाना, ये अगर शुरू किए होते हम अप्रैल स्टार्टिंग में ना, पिछले महीने, तो ये मान के चलो इस मंथ तक आते आते तुम सभी लोग अकाउंट में बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच गए होते, न्यूमेरिकल भी लगाने के साथ साथ, क्योंकि 1 महीना बीत चुका होता, बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं। बट अभी क्या है, 6th वीडियो है, तो मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा एक झटके में पढ़ तो है नहीं, बट ये श्योर है कि इस मंथ तक एंडिंग आते आते, मई एंडिंग आते आते, हम सभी लोग अकाउंट में उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां पे ये सब्जेक्ट हमको अच्छा लगेगा और समझ आएगा। तो अपने आप को अगले 20 दिन और, अगले 6 वीडियो है तो लमसम 15-20 वीडियो तक आते आते या 15-20 लेक्चर्स तक आते आते खुद को समय दो, मुझे समय दो, और 1 महीना जब बीतेगा, इस मंथ का एंडिंग आएगा, उसके बाद तुम मुझे बताना कि अब तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रहा है। अब मुझे पर्सनली पता है 10 में से 9 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि वो 1 महीना उन्होंने ईमानदारी से सीखा है। देखो मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इस सब्जेक्ट के इन्वॉल्व होने के कॉन्टेक्स्ट में पहले पढ़ो। इस पहले महीने एक बार इन्वॉल्व हो गए, अकाउंट समझ आना शुरू हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद तुझे आगे ही बढ़ता है। बेटा पॉज करो तुम। ओके, तो हम ये बता रहे थे, बस हम क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा गैप हो गया ना, बच्चे क्या गया था। हाँ बताओ क्या बता रहे थे? चलो कोई नहीं, वापस टॉपिक पे आते हैं। तब जब इतना ही है तो कोई बात नहीं। हम यही बताना चाहते हैं, हम लोग ने कल तक में जितने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े टिल नाउ, अब जो रिकॉर्डिंग देख रहा है वो जानता होगा कि भाई इसके पीछे हम क्या बोल रहे थे, हम भूल गए, बातें लगे, चलो कोई नहीं, यहाँ तक चलता है। सीधा टॉपिक पे आते हैं। हम लोग ने कल पता है 5 अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लिए थे, और मैंने कहा था कल के क्लास में दैट इस चैप्टर को ना इस तरीके से देखो कि हमको इस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होना है। इन्वॉल्व मतलब क्या होता है? इंगेज होना है। एक बार तुम्हें अकाउंट समझ आना शुरू हो गया ना, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आता है। तुमने मना किया है इसलिए बात नहीं कर रहे 12th के रिजल्ट के ऊपर, अदरवाइज अकाउंटेंसी को लेकर कुछ बातें बोलने का इच्छा तो है, बट जब तुम कहोगे तब बोलेंगे हम कल्पना। चलो पहला क्या है? हाँ क्या चीज़?
अच्छा रुक जाओ, देखो तुम्हारे वजह से मैंने बैंकिंग ट्रांसफर लिख दिया। हाँ हाँ ठीक है, चेंज कर रहे हैं, नहीं ध्यान दिया। दूसरा क्या था? ड्राइंग। गुड। वैसे कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, ऊपर नीचे कर सकते हो। एंड एसेट्स, और हमने एसेट्स का टोटल क्लासिफिकेशन पढ़े थे प्रॉपरली, है ना? हमने कल लायबिलिटी लिखा था बट पढ़ नहीं पाया था ना डिटेल में, आज पढ़ने वाला है। बट इन 5 को क्विकली रिकॉल करते हैं विद इन कुछ सेकंड्स में, ताकि जो बच्चा कल देख कर आया थोड़ा रिकॉल कर पाए। और कोई भी टर्म का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो एक एक टर्म है, तुम ऊपर नीचे पढ़ोगे तो भी चलेगा। जैसे व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन? all the transactions which takes place under the business name and that impact the business performance. You can also say that that transactions is in monetary term and it is necessary to record it. उसी से हमारा डेटा निकलता है आगे चल के। तो जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में किया जा रहा है बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लस मॉनेटरी टर्म में है, एंड उसी ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करना होता है हमें एक मीनिंगफुल कंक्लूजन को निकालने के लिए। ड्राइंग फिर क्या होता है? Amount which has been withdrawn by the owner from his capital for his personal need. अगर ओनर अपने ही पैसे को निकालता है अपने ही बिजनेस में से अपने किसी पर्सनल काम के लिए, तो उस अमाउंट को बोलते हैं ड्राइंग। एंड इट कैन बी इन द कैश फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑल्सो। मतलब गुड्स विड्रॉ करे, कोई एसेट्स विड्रॉ करे। मेरे पास इतने बेंचेस है, मैंने क्या किया, एक बेंच अपने रूम में लगा दिए हैं सामान रखने के लिए, तो एक बेंच यहाँ से घट गया ना, कम हो गया, तो दैट वन बेंच जो डिक्रीज होगा 5 था 4 हो गया, तो ये क्या हो गया? मैंने ड्राइंग किया एक तरीके से। व्हाट इज कैपिटल देन? कैपिटल क्या होता है? सिंपल। हु इज प्रोप्राइटर? सिंपल। जो पैसा ओनर लगाता है अपने ही बिजनेस में, दैट अमाउंट इज सेट टू बी कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। फर्म उस पैसे को कैपिटल वर्ड बोलता है, बट वही पैसा अगर वो बाहर से मांगेगा बिजनेस के अंदर लगाने के लिए, तो फर्म उस पैसे को क्या बोलेगा? एग्जैक्टली, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? द अमाउंट to be paid by the firm to the outside. अमाउंट पेड टू आउटसाइडर्स। बहुत सारे इसके डेफिनेशन है, मतलब तब बुक में ऐसे भी लिखा होता है, अमाउंट ओड टू आउटसाइडर्स। अब ओड क्या होता है? कि ऐसा अमाउंट जो हमको बाहर वालों को देना अनिवार्य है, मतलब देने का कंपल्सन कह लो, जिम्मेदारी कह लो, रेस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, एनीथिंग, देना ही देना इर्रेस्पेक्टिव ऑफ तुम कब दे रहे हो, टाइम के विद इन देना पड़ेगा। कभी नहीं दोगे या जब होगा तब देंगे ऐसा नहीं होता, देना पड़ेगा, एक फिक्स टाइम होता है। इट माइट वेरी फ्रॉम 1 मंथ, 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, बट देना पड़ता है। तो लायबिलिटी मतलब वो अमाउंट जो फर्म, लायबिलिटी तो मतलब अगर फर्म बिजनेस के थ्रू अगर नहीं कर पाते तो उसमें अपने पर्सनल एसेट्स भी तो लगा देते हैं। हाँ, जो तुमने बोलना चाहा उसके लिए एक वर्ड है। सारे जो लायबिलिटीज़ बाहर से अरेंज किए जाते हैं बोरोड करके, तो वो फ्री में नहीं आते हैं। वो सारे लायबिलिटीज़ एक बैकअप में एक डर लेकर आते हैं कि अगर कल को नहीं पे कर पाएँ, तो बिकॉज वो लायबिलिटीज़ हमने बाहर से अरेंज किया है और बाहर के लोग मेरे घर के नहीं हैं, तो अपने पैसे को वापस पाने के लिए, अपने उस डेट को वापस पाने के लिए, they are allowed to take my assets as a compensation. You can say that in the case of liability our assets are charged to assets. इसका मतलब क्या होता है? उस डेट को रीपे करने के लिए हम, या लायबिलिटी को रेज करते वक्त हम अपने एसेट्स को दांव पे लगाते हैं, तब जाके वो बाहर वाला शख्स हमको देता है। वो मेरे घर का नहीं कि मुझे एहसान कर रहा है मेरे ऊपर, वो एक्चुअली लायबिलिटी मुझे दे रहा है, लोन दे रहा है, बोरो हम उसे कर पा रहे हैं बिकॉज वो देख रहा है कि मेरे फॉर्म में 4 मशीन रखा है, कल को हम नहीं पे कर पाए, लायबिलिटी का रीपेमेंट अमाउंट नहीं दे पाए, तो मेरे मशीन को नीलाम करा के पैसा रिकवर कर लेगा। हम कहें नहीं, हम नीलाम नहीं देंगे, तो कोर्ट मुझे ले जाएगा, फिर कोर्ट मुझे कहेगा भाई आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने लायबिलिटी बाहर से मांगा है। अब आप पे भरोसा आप पे नहीं किया था, वो आपके बिजनेस भरोसा किया था कि सामान रखा है बिजनेस के अंदर एसेट्स तौर पे, आप नहीं पे कर पाओगे तो वो पैसा वहां से रिकवर करेगा एट द एंड। हाँ, अब तुम गौर से कितना रिकवर कर सकता है? या तो जितना तुमने लोन लिया है उतना अमाउंट, या फिर जितना वो अरेंज कर सकता है तुम्हारे बिजनेस के अंदर के एसेट्स को बेच करके।
हाँ, अगर मान लो तुम्हारा बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप का है या पार्टनरशिप टाइप का है तो तुम्हारे पर्सनल एसेट्स को भी ले सकता है। इट ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, बट खैर वो अलग बात है। हम लोग को अब लायबिलिटी बात करना है, तो थोड़ा लायबिलिटी डिस्कस करते हैं प्रॉपर वे में। अब देखो, अगर हम बात करें लायबिलिटी का, अकाउंटिंग टर्म्स को ना बहुत पढ़ो इंटरेस्टिंग वे में, बहुत सिंपल है। लायबिलिटी पहले क्या होता है, यू कैन से द अमाउंट विच हैज टू बी पेड बाय द फर्म टू द आउटसाइडर्स। जो अमाउंट हमें बाहर, हमें मतलब फर्म को, बाहर वालों को देना होता है, दैट इज सेड टू बी लायबिलिटी फॉर द फर्म। अब यहाँ पे लायबिलिटी होते हैं दो प्रकार के, नाम क्या क्या है देखो। अल्टीमेटली लायबिलिटी का एक्चुअल वर्ड क्या होता है, यू कैन से बोरोइंग, कि फर्म ने क्या किया है, बोरो किया है। अब ऑब्वियस ही बात है, फर्म क्या जरूरी बोरो से फर्म की बात हो रही है, मतलब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्म बोरो से बाहर से करता है। ही कैन बोरो द अमाउंट फ्रॉम हिज ओनर ऑल्सो। भाई ओनर भी तो घर का नहीं है फर्म के कॉन्टेक्स्ट में, फर्म एक सेपरेट पर्सन है, सारे काम काज फर्म के नाम पे हो रहे हैं, तो वो अपने काम, अब तुमको सब फर्म है कहाँ रियल में बता रहे हैं, फर्म तो रियल में नहीं मुझे पता है, बट फॉर अ वाइल एक आर्टिफिशियल ही मान लो, अगर फर्म को एज अ पर्सन के तौर पे देख लो, तो ऐसे केस में वो फर्म पैसे का अरेंजमेंट, लायबिलिटी का अरेंजमेंट सिर्फ हमारे बाहर से नहीं करता है, आउटसाइडर्स। ही समटाइम बोरो दैट लायबिलिटी फ्रॉम द इनसाइडर्स, जो फर्म के अंदर रहते हैं। तो अंदर कौन रहता है, ओनर। तो जो लायबिलिटी बेसिकली हम मतलब फर्म अरेंज करता है फ्रॉम द ओनर, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। इसे हम क्या बोलते हैं, और इसका मतलब कि द लायबिलिटी रेज्ड बाय द इंटरनल पर्संस, मेनली ओनर या प्रोप्राइटर, विच व्हाट यू कैन से। जो हम बोरो करते हैं फ्रॉम द आउटसाइडर्स, यू कैन से अननोन पर्सन ऑल्सो, या फिर एनीवन, या बाहर के लोग हैं, मतलब यू कैन से नॉट द ओनर, मतलब ओनर तो नहीं हो एटलीस्ट। तो जो पैसा हम बाहर वालों से मांगते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब आता है मेन हिस्सा, जो पैसा फर्म एज अ लायबिलिटी अरेंज कर रहा है बाहर से, उसको टू द प्रिसाइज वो एक नया वर्ड बोलता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। बट जो पैसा हम बाहर वालों से पा रहे हैं ना, वो भी लायबिलिटी ही है, बट उसको हम सिंपल लायबिलिटी बोल देते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जब लायबिलिटी का ही पार्ट कैपिटल है तो आप उसको अलग क्यों कह रहे हैं। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। बट हम दो बार लायबिलिटी बोलने के बजाय सिंपली जो लायबिलिटी बाहर अंदर वालों से मिल रहा है फ्रॉम द ओनर, वी कॉल इट एज अ कैपिटल। और तुम बार बार कैपिटल वर्ड बोलना, इफ यू सेट इंटरनल लायबिलिटी वो भी चलेगा, गलत नहीं है। एंड जो पैसा हम बाहर से अरेंज करते हैं, यू कैन कॉल इट एज एक्सटर्नल, बट इट्स बेटर टू कॉल इट ओनली एज अ लायबिलिटी। अब दो टर्म यहाँ से मिल गए लायबिलिटी के अंडर में, कैपिटल और लायबिलिटी। हमें इस पे बहुत डीप बात नहीं करना है, क्यों, हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है, तो यहाँ तो हो चुका है। हमें फोकस करना है इस वाले पे, दैट इज जो पैसा हम बाहर से अरेंज कर रहे हैं एंड अपना लायबिलिटी क्रिएट करा रहे हैं अपने एसेट्स को चार्ज करा के। तो ये भी होते हैं दो कैटेगरीज के, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ पेमेंट पे, नेचर ऑफ पेमेंट पे। जिस लायबिलिटी का पेमेंट हम लेस देन या यू कैन से विद इन 1 ईयर में कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। इसको और भी क्या बता सकते हैं हम लोग, जिस लायबिलिटीज का पेमेंट विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर में हो जाता है, 1 साल के पहले हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। और इसी का ठीक अपोजिट क्या है, जिस लायबिलिटीज का पेमेंट हम आफ्टर 1 ईयर में करते हैं, यू कैन से इट टेक्स टाइम आफ्टर 1 ईयर, और यू कैन से इट गोज बियॉन्ड 1 अकाउंटिंग ईयर। तो जिस लायबिलिटी का पेमेंट है एक अकाउंटिंग ईयर को सरपास कर जा रहा है। तुमने बैंक से 50 लाख का लोन लिया है, तो क्या तुम उसको पेमेंट 1 साल में कर दोगे। भाई अगर 1 ही साल में करना था पेमेंट, तो इतना बड़ा अमाउंट का लोन लेना ही क्यों था। जब तुम 1-1 महीने का पेमेंट EMI पे करोगे 12-12 लाख रुपए का, इतना बड़ा अमाउंट, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो इट्स बेटर कि 50 लाख का लोन है, बड़ा अमाउंट है, तो उसको हम पे करेंगे अगले 10 साल तक।
ऐसे बांट लेंगे, पर ईयर 5 लाख, मंथली जितना आ जाए। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा बर्डन कम हो रहा है। तो ऐसा होता है हमारे कभी कभी कुछ लाइबिलिटीज़ का पेमेंट मोर देन 1 ईयर जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको हमने नाम क्या दे दिया है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। और इसका एक नाम और है, या तो उसे नॉन करेंट कहो, जो हमारे करंट ईयर में नहीं आने वाला, या इसको तो ऐसे भी कह सकते हो नॉन करेंट लाइबिलिटी, या फिर नॉट अ करेंट लाइबिलिटी। वही मतलब हुआ दैट जो लाइबिलिटी हमारा करंट के बजाय, व्हाट इज करंट, ये वो वाला करंट नहीं जो समझते हो झटका वाला, नहीं, ये करंट हमारा एक्चुअली कौन सा वाला है, अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है कि एक साल के विद में जो चीज़ें हो रहा है सब करंट कहलाता है, कि इसी साल हो रहा है सब कुछ। जो उस ईयर को क्रॉस कर जाए, 2 साल 5 साल 50 साल व्हाटसोएवर, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट। और कुछ ऐसे लाइबिलिटीज हमारे होते हैं आमतौर पे जिसका पेमेंट हम मोस्टली देखते हैं मोर देन 1 ईयर जाता है। और तुम लोग के कोर्स के लेवल पे तुम्हें सिर्फ एक टर्म पढ़ना है, दैट इज ऑल द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एग्जाम्पल डिबेंचर्स, ये सब बस वर्ड सुन लो, या फिर बैंक लोन, या फिर एक और जोड़ लो पब्लिक डिपॉजिट। बहुत सारे हैं, तो तुम्हें 2-3 समझना है सिर्फ कि जिन लाइबिलिटीज को हमने लॉन्ग टर्म लेवल पे लिया हुआ है दैट इज कॉल्ड नॉन करेंट, एंड जिन लाइबिलिटीज को हमने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है, यू कैन से लाइक फॉर एग्जांपल इसमें क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, या फिर यू कैन से बैंक ओवरड्राफ्ट। पता है ओवरड्राफ्ट क्या होता है, या क्रेडिटर, हम लोग ये सभी टर्म पढ़ेंगे बाकी चल के। या फिर बिल्स पेएबल, इन दोनों को जोड़ दो तो बनता है ट्रेड पेएबल। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत डीप नहीं जाना है। शॉर्ट टर्म जो हम बैंक से ये मान लो बैंक लोन हमारा लॉन्ग टर्म था, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म, तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म में से लेता है, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म भी कह सकते हो। तो ये हमारा लायबिलिटी का छोटा सा स्ट्रक्चर है जो इनफ है, जो हमें इतना पता होना चाहिए लायबिलिटी को लेके। अब इसको देख लो पहले, तब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स पे। अगर ये चीज़ें माइंड से निकल भी रहा है थोड़ा बहुत तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक समय आएगा जहाँ तुम्हें सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। और ये सारे कंटेंट जितना हम बोर्ड पे लिख के दे रहे हैं हो सकता है तुम्हें बुक में इसको और एलैबोरेटेड वे में दिया हो। तुम लोग क्या करना, या तो बुक से एक बार रीड करना, कोई बुराई नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बातें जान जाओगे, जितना जानना चाहिए मिनिमम वो मैंने बता दिया, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। तुम 4 किताब खोलोगे तुम्हें बहुत सी बातें मिल जाएंगी हर किताब में, तो एक एक बात हम डिस्कस करने बैठेंगे तो एक एक टर्म पे हम लोग एक एक क्लास दे सकते हैं, इतनी बातें निकल जाएंगी उसमें से, और उतना अभी कोई नीड नहीं है। सेल्फ पढ़ते हो सब अलग हुआ है। और एक बात, बुक से नहीं पढ़ सकते हो, ज़्यादा लग रहा है या अच्छे वे में नहीं दिख रहा है, तो हम जो तुम्हें बार बार कह रहे हैं PDF वाली बात वो हम भेज देंगे, उसको जेरॉक्स करा लो, इनफ है। और जो यहाँ देख भी रहे हैं तो उनकी भी सेम बात है कि सारे अकाउंटिंग टर्म्स बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अकाउंटेंसी अभी तुम लोग के पास बहुत समय है। 11th में अपने आप को इस सब्जेक्ट में ढालने का काम करो, 12th तो आराम से बीतेगा। जो बच्चे 12th का मेरा वीडियो भी देखे भी होंगे वो देख सकते हैं कि हम लोग बहुत आराम से चला रहे हैं 12th का, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचने के लिए तुमको 11th का बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है, और बेस यही सबको बोलते हैं जहाँ तुम बेसिक्स पे काम कर रहे हो पहली बार अच्छे से। चलो इसको उतार लो और अब बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स पे। इसका फोटो ले लो। ओके, अब हम लोग पता है 4 टर्म्स एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी अकाउंटिंग टर्म जो 4 हम बताने जा रहे हैं ना वो चारों जुड़ा हुआ है, और उन 4 में से कोई एक भी अगर जान गए तो बाकी सब अपने आप जान जाओगे। अब वो टर्म्स पहले क्या कहें सुन लो। ये देखो, एक का नाम है रिसिप्ट, अब इसको तुम रिसिप्ट पढ़ो या रिसिप्ट, इट्स ऑल अप टू यू। एक का नाम है एक्सपेंडिचर, 2 वर्ड मैंने लिखा है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। और इस रिसिप्ट में 2 टर्म आएंगे,
कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट, और यहाँ भी दो आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड, हम लोग इन चारों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि चारों को जब एक बार में देखते हो ना, हाँ बोलो, जब इन चारों को एक साथ देखो जल्दी क्लियर होता है। और अभी हम लोग का धीरे धीरे मेन टर्म्स खत्म होने वाले हैं, इसके बाद जितने टर्म्स इसके नीचे के आएंगे वो सिंपल है, वो एक एक लाइन के होते हैं तो वो जल्दी हो जाएगा, बट पहले इसको वाइंड अप करते हैं। देखो हमारे पास दो टर्म्स हैं, पहला क्या है, लाइन स्ट्रेट गया टेढ़ा है, रिसिप्ट, एंड दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर। अब वही सेम बात है, हम बहुत ज़्यादा लिखवा करके टाइम स्पेंड करके इस लेक्चर का लेंथ लंबा नहीं करना चाहते हैं। देखो होता क्या है ना, रिसिट का सिंपल सा मतलब होता है द अर्निंग विच रिसीव, या यू कैन से रेवेन्यू, जो हमको मिलता है कुछ भी काम करके बिजनेस के अंदर। व्हाट इज एक्सपेंडिचर, यू कैन से द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस और यू कैन से इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो तुम पैसा कहीं भी लगाते हो, तुमने कार परचेज किया, यू कैन कॉल इट एज इन्वेस्टमेंट बिकॉज ये कार घर पे आ तो गया ना, तो बस पैसा हमारे पास से गया बट कार आ भी गया, तो इट इज नॉट एक्चुअली एक्सपेंस, यू कैन से इट इज एज लाइक इन्वेस्टमेंट, बट इन रियलिटी एक्सपेंडिचर तो है, पैसा गया हमारे पास से। तो जब पैसा जा रहा हो आइदर इन्वेस्टमेंट के तौर पे या एक्सपेंस के तौर पे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, या इन शॉर्ट यू कैन से जब हमारे पास से पैसे जाएंगे यू विल कॉल इट एज अ एक्सपेंडिचर, जब हमारे पास पैसा आएगा यू कैन कॉल इट एज अ, दोबारा बोल रहे हैं, पैसे का आना यू कैन से लाइक दिस कि मनी का रिसीव होना, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट, मनी का क्या होना, पेमेंट होना, मतलब हमारे पास से मनी पे हो रहा है, मतलब जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है, रीजन कुछ भी हो। तुम एक परचेज कर रहे हो कार, तो पैसा एट द एंड गया, भली कार आ रहा है वो एज लाइक इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है, बट एट द एंड पैसा तो गया ना। अब तुम उसी पेट्रोल में डलवाओगे, स्टिल पैसा जा रहा है। तो हर एक सिचुएशन में जब पैसा जाने की बात हो तो एक्सपेंडिचर, जब पैसे आने की बात हो इट इज कॉल्ड। अब मैंने यहाँ पे दो टर्म्स लिखा है अंडर दिस कैटेगरीज, क्या क्या लिखा हो जरा पढ़ो। पहला लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दूसरा क्या लिखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों में क्या बेसिक फर्क है पता है? ये तो एक वर्ड दोनों में कॉमन है, कॉमन वर्ड क्या है, बोथ आर एक्सपेंडिचर, मतलब दोनों में ये तो फैक्ट है पैसे तो जाएंगे, मतलब तुम ये नहीं कह सकते पैसा नहीं जा रहा है, बस दोनों केस में पैसे जाने का रीज़न अलग अलग है। एक तरफ क्या है, हम ऐसा कुछ खर्च कर रहे हैं जो बेसिकली हमारे वेल्थ को या हमारे एसेट्स को इंक्रीज कराता है, क्लियर, यू कैन से क्रिएट कराता है, इंक्रीज कराता है, या फिर उसमें और बातें क्या बोल सकते हो, ये तो पहली बात हुई ना, और बात क्या कह सकते हो, जो हमारे प्रोडक्टिव कैपेसिटी या पोटेंशियल उसको भी इंक्रीज कराता है। जैसे तुम्हारे पास 3 मशीन था, तुम प्रोडक्शन कर रहे थे 300 यूनिट, कोई कुछ बना रहे थे, अब 4 मशीन आ गया, कितना बनाओ, अभी 300 बनाओगे, कितना हो जाएगा? तो ये हमारा जो कैपेबिलिटीज था प्रोडक्शन करने का बढ़ा है ना। तो जब इस तरह का कोई खर्चा हो रहा है जो हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, हमारे पोटेंशियल को बढ़ा दे, हमारे कैपेसिटी को बढ़ा दे, या हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे, इन सारे एक्सपेंसेस को हम एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। याद रहेगा, दोबारा कह रहे हैं, जो खर्च एसेट्स को बढ़ाने के लिए किया जाए या हमारा अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए किया जाए, या एक आखिरी चीज, जो एक्सपेंसेस किया जा रहा है किसी लायबिलिटीज को डिक्रीज कराने के लिए। ध्यान देना, मैंने क्या लिखा है, कोई ऐसा खर्च जो तुमने किया है बट लायबिलिटीज को डिक्रीज कराने के लिए किया है। तुमने बैंक से लोन लिया था 10 लाख का, तुम 2 लाख बैंक को पे कर दिए, उस लोन के 10 लाख में से अब रह गया सिर्फ 8 लाख पे करना बाकी रह गया। तो जो तुमने 2 लाख पे किया, दैट विल ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जस्ट बिकॉज एक बल्क अमाउंट पे हुआ है। यू कैन ऑल्सो राइट वन मोर डिफरेंस, दैट इसमें क्या होता है, जो पेमेंट होता है वो बल्क में या ह्यूज वॉल्यूम कह सकते हो, लार्ज वॉल्यूम
ऑल्सो लार्ज वॉल्यूम में किया जाता है। छोटे मोटे अमाउंट इसमें नहीं आते मेनली, और ये मोस्टली कैसा होता है, इररेगुलर, और यू कैन से लेस फ्रीक्वेंट। ये क्या होता है, जल्दी बोलो, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, तुम साल भर में कभी कभी वाला काम करते हो, इस टाइप का खर्चा मोस्टली नहीं करता है फर्म रेगुलर बेसिस पे। एक लास्ट पॉइंट जोड़ लो, ये सारे पॉइंट बुक में शायद दिया होगा, हम वो बातें बता रहे हैं जो एज अ कॉमर्स के नाते तुमको पता होना चाहिए। बुक में 10 बातें लिखा है वो भी जान लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू हम तो ज़्यादा किताब भले इसको जानते हैं क्या क्या बातें लिखा है, बट मेरा जो अपना कंसर्न होता है कि इसके बारे में इतनी बातें तो जानो जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया हो। एक और ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया जाता है। सिंपल, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई काम कर रहे हो, अब इन्वेस्टमेंट फ्री में नहीं होता, तुम आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, खर्च करोगे, पैसा जाएगा, बट वो हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमको मिलता है इस टाइप का खर्च करके। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज कि इस टाइप का खर्चा हमको इस टाइप के खर्चे का बेनिफिट, इस टाइप के एक्सपेंसेस का बेनिफिट हमको रिसीव होता है फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। अब ये जितना मैंने एक पे फोकस तुम लोग के लिए जानबूझ से किया, पता क्यों किया? क्योंकि अब यही सब बातें कहीं और आने वाला है, बस उसका अपोजिट कहना रहेगा। तो मैंने क्या क्या लिखा है, ऐसे एक्सपेंसेस का बेनिफिट हम मल्टीपल ईयर तक पाते हैं। तुमने एक बार मशीन लिया तो क्या तुम्हें उसका बेनिफिट से मिलेगा एक ही साल? भाई जब तक मशीन को सेव रख पाओगे, प्रिजर्व कर पाओगे, प्रॉपर रिपेयर कराओगे, मेंटेन रख पाओगे, तो तुम्हें मशीन जब तक जिंदा रहेगा, काम करने हालात में रहेगा, तुम्हें तब तक वो बेनिफिट देता रहेगा। तो इस टाइप का मशीन मंगवा कर रख दिए बिजनेस के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है वो बेनिफिट लंबा दे रहा है। तो दैट अमाउंट विच यू हैव इन्वेस्टेड इन दैट बाइंग ऑफ मशीन, इट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एग्जाम्पल के तौर पे सवाल कहीं पूछे कि भाई बताओ ये एग्जाम्पल किस कैटेगरी का है, तो ये बातें जिसमें फिट बैठ जाए तो वहां पे फटाक से क्या बोल देना, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बेनिफिट लंबे समय देगा, जिसको हमने किया ही है, इस टाइप का खर्च किए ही है जानबूझ करके कि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। तुम शॉर्ट टर्म बेनिफिट के कोई खर्चे कर रहे हो तो आमतौर पे इसमें आता है। अभी बताएं कैसे, ये बार बार नहीं होता है, जब मोमेंट आता है साल में कभी एक बार 2 बार, जब सिचुएशन बन रहा है कि हमारा एक मशीन खराब हो रहा है, हमको एक मंगवाना ही पड़ रहा है एट द एंड, तो ये खराब होने में मंगवाते हो ना, या जब बहुत नीड प्रोडक्शन बढ़ाने का तब मंगवाओगे। तो ये इररेगुलर मतलब क्या होता है, बहुत लेस, कभी कभी करना पड़ता है, साल में 1, 2, 3 बार, जितना भी कर सकते हो। जब भी करोगे बल्क में करोगे, इसमें कोई छोटा अमाउंट नहीं जाएगा, बड़ा अमाउंट जाता है। अब वो बड़ा अमाउंट वेरीज करता है, इट डिपेंड ऑन द नेचर एंड नीड ऑफ द बिजनेस। एंड लास्ट पॉइंट, इस टाइप का खर्चा लायबिलिटीज को भी डिक्रीज कराता है। कभी कभी सारी बातें एसेट्स को लेकर नहीं होता है, कभी कभी तुमने पेमेंट किया है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का, यहाँ लिख दे रहे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का पेमेंट जो होता है आमतौर पे वो इसी कैटेगरी में आता है। एंड ये हमारे प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारे एफिशिएंसी को बढ़ाता है, हमारे वैल्यू को इंक्रीज कराता है, इस टाइप का खर्चा। एंड फर्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे एक्चुअली एसेट्स को इंक्रीज करा रहा है, क्योंकि इस टाइप का खर्चा आमतौर पे होता है इन्वेस्टमेंट, और अंडर इन्वेस्टमेंट हमारे पास कुछ आता है। अब इट कैन बी फिक्स्ड एज लाइक टेंजिबल, इनटेंजिबल जो कल पढ़े थे वही एसेट्स बढ़ेगा, या फिर तुमने कहीं दूसरे कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स में, ये सभी तुम्हारा एज ए इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा मुझे, तो दैट विल ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुमने 100 करोड़ लगा दिया एक कंपनी के अंदर, अब वो तुम्हें रिटर्न दे रहा है और तुम्हारा पैसा वहाँ सेफ है, तुम पैसा कभी वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, दैट टू विल कॉल्ड एज अ। चलो अब आते हैं रेवेन्यू। मैंने क्यों इतना फोकस यहाँ पे किया था, चलो एक काम करते हैं, पहले इसी का अब रिवर्स यहाँ पे आ जाओ। इसमें दो नाम क्या आएंगे, कैपिटल रिसीट एंड टाइम। तो कितना हो रहा है कल्पना? हाँ 29 चलो ठीक है, हो जाएगा। देखो हम कहीं से भी जल्दीबाजी में नहीं है, हम चाहें तो बहुत चीज़ें स्पीड में बस डिस्कशन करके आगे बढ़ सकते हैं, अगर मुझे न्यूमेरिकल पे जाना है तो, बट कोई मतलब नहीं है।
हम लोग जो 1 मंथ डिले हैं, मुझे पर्सनली पता है कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल है समय। और ये मैंने हर साल कोशिश किया है कि जिस इंटेंसिटी से और जिस माइंडसेट से पढ़ाते हैं डे 1 सेशन के फर्स्ट डे, मेरा पूरा फोकस रहता है, पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं कि लास्ट डे तक पढ़ाएं प्रॉपर, उसी टोन में, उसी इंटेंसिटी से, उसी लेवल ऑफ क्लैरिफिकेशन के साथ। ये ना कि एंडिंग आते आते जल्दीबाजी में पढ़ाना पड़ रहा है कि बच्चे तो भाई अब क्या ही जजमेंट करेंगे, साल बीतने वाला, ऐसा नहीं है। हम सेटिस्फाइड रहें तो उस हद तक ही पढ़ाएंगे तुम्हें लास्ट आते आते, तो उसके लिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। तुम लोग खुद ही थोड़ा रखो पेशेंस। हम लोग अगर 6 तक पहुंच चुके हैं तो आने वाले 20 दिन बाद 26 पहुंच जाएंगे, बट जिस दिन पहुंचेंगे 20 वीडियो क्रॉस करेंगे और न्यूमेरिकल भी हो जाएगा एक हद तक। इसके बाद प्रिंसिपल्स, उसके बाद अकाउंटिंग बेसिस, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन न्यूमेरिकल, उसके बाद मेन न्यूमेरिकल चैप्टर दैट इज जनरल। इन बिटवीन थॉट थ्योरी और है, डबल एंट्री का नियम, कायदे, रूल्स रेगुलेशंस हैं, लेकिन मेन हमारा चैप्टर कौन सा है? जनरल। हमको वहाँ पहुँचना है, बट वहाँ तक जाने के लिए हमें कम से कम अभी 7-8 वीडियोस तो पढ़ाना ही पड़ेगा मिनिमम। तुम बोलो क्या बोल रही थी? चलो तो इधर आ जाओ, जो मैंने यहाँ लिखा यही सब बातें यहाँ कर दो। इसमें क्या लिखा है? रिसीट। व्हाट इज रिसीट? मनी का आना। तो मनी अपने आप नहीं आता, पैसे को पाने के लिए तुम्हें कुछ देना पड़ता है अपने पास से। तो क्या दोगे? सेम एसेट्स। तो जब भी हम इसकी पूरी बात जो लिखा है इसको रिवर्स हम करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट लिखेंगे हम। जब भी हम एसेट्स को डिक्रीज कराते हैं, क्या डिक्रीज कराते हैं? तो जो पैसा आता है हाथ में, एसेट्स को डिक्रीज करा के उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट, सबसे मेन पॉइंट। फिर ये तो था प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज कराता है, यहाँ क्या बोल दोगे? इट डिक्रीज अवर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, क्योंकि जब तुम्हारा एसेट्स चला गया, तुमसे दूर चला गया, पैसा भले आ गया हाथों में, बट जो तुम्हारा अपना प्रोडक्टिव कैपेसिटी था वो तो घटेगा ना। 4 मशीन था, तुमने 1 बेच दिया तो पैसा भले आएगा हाथ में, बट अब तो मशीन 3 रह गया सिर्फ, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पैसा ऐसा होता है कि हाथ में पैसा आएगा कैपिटल रिसिप्ट वाला, लेकिन उसका कह सकते हो कि हम क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उस पैसे को पाने के लिए, क्या कॉस्ट बियर कर रहे हैं? अपना प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिक्रीज कराते हैं। और बहुत बार हम इस टाइप के पैसे को पाने के लिए लायबिलिटीज रेज कर देते हैं मार्केट में। इसका मतलब हम लोन ले लेते हैं ऐसे पैसे को पाने के लिए, कुछ बेच नहीं रहे अपना एसेट्स, लेकिन लोन ले रहे लॉन्ग टर्म वाला। तो लायबिलिटीज को रेस करने से जो पैसा आएगा वो भी इसी कैटेगरी का होता है। और ये सेम बात, ये भी हमारा बल्क में होता है, इसका तो वॉल्यूम वो ज़्यादा होता है। वो सेम पॉइंट वाला, ये पॉइंट रिपीट कर गया। ये भी हमारा इररेगुलर होता है जो वहाँ लिखा हुआ है, या लेस फ्रीक्वेंट कह सकते हो, ठीक है। और इस टाइप का जो हमारा इनकम होता है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं होता है, यूँ कह सकते हो कि सेलिंग पर्पस के लिए होता है। तो वो पॉइंट इतना रेलेवेंट नहीं है, यहाँ पे छोड़ दो। हाँ, लेकिन यहाँ जो लिखा था लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है मोर देन 1 ईयर तक का, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पॉइंट यहाँ ला दोगे, कोई बहुत अपोजिट करके कोई मतलब नहीं है। ये हमारा मेन में इतना ही पॉइंट था कैपिटल रिसीट में, कि इस टाइप का अर्निंग पाने के लिए हमको एसेट्स को डिक्रीज करना पड़ता है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? डिक्रीज का मतलब परचेज की सेल, एग्जैक्टली। तो जब मैंने एरो बनाया इस तरीके से समझ जाना कि एसेट्स को डिक्रीज कराना मतलब सेल करके जो पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। अब आता है एक न्यू टर्म, व्हाट इज रेवेन्यू देन? रेवेन्यू का मतलब होता है ऐसा कोई भी काम करना जो बिजनेस के ट्रेडिंग से जुड़ा हो, ट्रेडिंग कंसर्न में हो। मतलब हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, ध्यान दो, हमारा एक्चुअली जिस चीज़ का बिजनेस है उस पे तुम जो भी खर्चे करोगे दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोबारा कह रहे हैं, हमारा जिस चीज़ का बिजनेस है, लाइक अगर मान लो हम पढ़ा रहे हैं, तुम इसको एज ए बिजनेस मान लो फॉर अ वाइल, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो जो भी हम खर्चे कर रहे हैं इन बेंचेस को परचेज करने के लिए, क्या मेरा बिजनेस बेंचेस खरीदने बेचने का था? तो अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया बेंचेस में, इट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने एसेट्स क्रिएट कराया। बट अब हम पढ़ाने के लिए इसमें इंक डालना पड़ता है, इंक नहीं डाल खराब हो जाएगा, फिर कैसे लिखेंगे हम? तो बिकॉज मुझे पढ़ाने के लिए, अब पढ़ाना मेरा एज अ मान लेते हैं बिजनेस का मेन काम है, इस पढ़ाई को मैं फिलहाल बिजनेस मान रहे हो एग्जाम्पल तौर पे,
तो उस सिचुएशन में जो इंक डालते हैं पर्टिकुलर मार्कर में, तो हमारा रूटीन काम है, बिजनेस का मेन काम है, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है उससे जुड़ा हुआ काम है। तो इंक डालना दैट इज आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मान लेते हैं कि किसी ने ओपन किया है ट्रांसपोर्ट एजेंसी, 10 तो कार चलवा रहा है, 10 तो बस चलवा रहा है या ट्रैक्टर चलवा रहा है, कुछ भी ट्रक चलवा रहा है, सॉरी ट्रक। अब उसमें जो पेट्रोल डलवा रहा है पर डे, बिना उसको डलवाए उसका वो 10 या 50 जो भी उसने रखा होगा एजेंसी के तौर पे ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स चल पाएगा। तो जो भी वो पेट्रोल डलवाएगा पर डे ताकि वो चलता रहे और उसका काम भी चलता रहे, सामान को यहाँ वो पहुँचवा सके, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट वो पूरा एक कार खरीद रहा है ताकि हमारे पास जितने कार है उसमें एक और बढ़ जाए, तो वो क्या हो जाएगा। तो जो हमारा एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस से जुड़ा होता है, बिजनेस के कोर एक्टिविटीज से जुड़ा होता है, कोर एक्टिविटीज से जुड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये ध्यान देना कि इस टाइप का खर्चा जो होता है ना, इस टाइप का, वो एक्चुअली हमारे एसेट्स को इंक्रीज नहीं कराता है। इस टाइप का एक्सपेंसेस हमारे लायबिलिटीज को डिक्रीज नहीं कराता है। इसका मतलब एक स्कूल चल रहा है, तो स्कूल चल पाए, जो स्कूल का मेन काम है पढ़ाना, पढ़ाने के लिए जो मेन काम है टीचर को सैलरी पे करना ताकि टीचर पढ़ाएं आके, तो जो सैलरी पे करना है वो हमारे स्कूल का मेन काम है। बिकॉज बिना टीचर्स के तो स्कूल पे कैसे चलेगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे। तो इसलिए जो सैलरी पे होता है टीचर्स को आमतौर पे स्कूल्स में, वो इसमें आता है। क्यों आता है इसमें? क्योंकि वो जो पेमेंट हो रहा है वो बिजनेस स्कूल का मेन काम था पढ़ाना, जो भी खर्चे उस पढ़ाने के दौरान हो रहा है एज लाइक सैलरी पे करना, वो इसका एग्जांपल हुआ। अब बस ये ध्यान देना कि सैलरी पे करने से क्या फर्म के अंदर जो एसेट वो बढ़ जा रहा है क्या? कुछ नहीं बढ़ रहा है, उल्टा वो खर्चा है फर्म के लिए। और लायबिलिटी घट जा रहा है क्या? ना कोई लायबिलिटी घटता है ना कोई एसेट्स बढ़ता है, बट स्टिल खर्च होता है ताकि हमारे बिजनेस का जो सारा काम काज है, बिजनेस का जो ऑपरेशनल वर्क है वो स्मूथली चल सके। तो हमारे बिजनेस का सारा एक्टिविटी स्मूथली चल सके, उसके लिए जो हम खर्चे करते हैं वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसका एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। सिंपल वर्ड, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर वर्ड लिखा है बट वर्ड क्या था? रेवेन्यू। और इसका बेनिफिट, इस एक्सपेंसेस का बेनिफिट हम लोग विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर में पा लेते हैं। मतलब इस टाइप का जो भी तुम खर्चे कर रहे हो उसका बेनिफिट तुम पाओगे। भाई तुम कुछ भी खर्च कर रहे हो फ्री में नहीं करना चाहोगे, यू वांट द बेनिफिट ऑफ दैट एक्सपेंसेस। तो उस बेनिफिट को हम रिसीव करते हैं विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर में। तुमने सैलरी पे किया तो टीचर्स उसी साल पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो टीचर 2 साल बाद पढ़ाने आएंगे। या तो उल्टा होता है कि पहले टीचर पढ़ा देते हैं, सैलरी मंथ के एंडिंग में आता है, बट स्टिल एट द उसका मतलब क्या हुआ? तुम जो पेमेंट किए उसका बेनिफिट तुमने उसी साल हासिल कर लिया, उस रेस्पेक्टिव एक्सपेंस को करने के पहले या बाद में। वेजेस को तुमने लेबर तुमने वेजेस पे किया तो पूरे दिन भर काम कर लिया, उसके बाद पे किया ना। इस टाइप के एक्सपेंसेस का बेनिफिट हम लोग विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर में अटेन कर लेते हैं। और कुछ खास बातें क्या है, ये स्मॉल लेवल पे होता है। इसका जो होता है अमाउंट वो जनरली स्मॉल होता है, नॉट ऑलवेज बट जनरली स्मॉल होता है, बट मोर फ्रिक्वेंट। देख सकते हो मैंने जो बातें यहाँ लिखा था बगल में उसी का अपोजिट यहाँ लिखा रहा है, मोर फ्रिक्वेंट या रेगुलर कह सकते हो कि इस टाइप का एक्सपेंसेस फर्म को रेगुलर बेसिस पे करना होता है जस्ट टू मेंटेन देयर बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस के काम काज को प्रॉपरली चलते रहना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, ये खर्चा करते रहते हैं। ये एक डोमेन काम है। मोबाइल बेचने की दुकान तुमने खोला है, शॉप ओपन की मोबाइल शॉप, तुम हर तीसरे दिन मोबाइल मंगवा रहे हो, बेच रहे हो, मंगवा रहे हो, बेच रहे हो, तो इस टाइप का एक्सपेंसेस हमारा क्या कहलाता है? सिंपल। अब आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, इसी का अपोजिट, जो हम बिजनेस के अपने, अरे यार पॉज करो, चलो कोई नहीं, शायद आज का दिन थोड़ा ख़राब है 2 मिनट लगेगा, चलो देख लेते हैं, लास्ट में रहेगा आज का, फिर रोक देंगे हम। व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट? इसी का अपोजिट है हमारे बिजनेस का जो ट्रेडिंग कंसर्न में हमारा जो मेन काम है उसके थ्रू जो हमारा रेवेन्यू आता है
मतलब बिजनेस के मेन काम से जो पैसा पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्लियर ना? बिजनेस के मेन काम से जो पैसा आता है उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। एंड बाकी जितनी पॉइंट्स यहाँ लिखा है यहाँ ले आओ। इस टाइप का इनकम देखो जनरली क्या होता है कि हम कोई पैसा कैसे पाते हैं? एसेट्स को बेच करके, ये हम लोग मानते हैं आमतौर पे, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी हम कुछ ऐसा भी इनकम अर्न करते हैं जो बिना कुछ सेल किए भी आ सकता है। एज लाइक मान लो हम लोग स्कूल नहीं गए, मान लो स्कूल एब्सेंट कर दिए 4 दिन, हमारा पैसा कट गया सैलरी, तो जो इनकम स्कूल को मिला हमारे सैलरी से डिडक्ट करा के, बिकॉज हमने एब्सेंट किया 4 डेज का, तो वो स्कूल का एडिशनल इनकम है, बिना कुछ बेचे इनकम आ गया स्कूल के पास। बच्चे ने फीस पे नहीं किया पूरे साल तक, उस पर फाइन लग गया 10,000 का, तो जो 10,000 का एक्स्ट्रा इनकम है दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू रिसीट। तो यू कैन से इस इनकम को पाने के लिए हमको अपने एसेट्स को डिक्रीज नहीं करना पड़ता, नॉट। सिमिलरली इस इनकम को पाने के लिए हमको अपने लायबिलिटीज को इंक्रीज नहीं करना पड़ता। जो बातें यहाँ लिखा है उसका अपोजिट ना लिख रहे हम। इसके अलावा इस टाइप का इनकम जब हम पाते हैं तो वो एक्चुअली हमको विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर उसको यूज कर लेना होता है। मतलब ऐसा इनकम हमारे लिए 1 साल के अंदर में ही उसका बेनिफिट मिल जाता है, कह सकते हो। जैसे कह सकते हो कि अगर तुमने कोई इनकम अर्न किया, तुम खुद उस इनकम का यूज उसी अकाउंटिंग ईयर में कर लेते हो, उसको लंबे समय तक अपने पास रखते नहीं हो। ये याद रखना बस कि ये जो इनकम होता है रेवेन्यू रिसीट, इसमें हम जो भी अर्निंग करते हैं वो अपने बिजनेस के जो मेन वर्किंग एक्टिविटी है, लाइक तुम्हारा बिजनेस अगर मैगी बेचने का है तो जो तुम मैगी बेच कर पैसा पाओगे दैट विल बी योर रेवेन्यू रिसीट। तुम्हारा बिजनेस एक रेस्टोरेंट चलाने का है तो जो भी अर्निंग निकलता है रेस्टोरेंट चला करके दैट विल बी योर रेवेन्यू रिसीट। और उस दौरान तुम जो भी अर्निंग करते हो वो एसेट्स को ना डिक्रीज कराता है ना लायबिलिटीज इंक्रीज कराता है, बट पैसा हाथ में आता है। बट यहाँ वाले में क्या था, पैसा हाथ से जाता भी है। और बाकी वही सब चीज़ें जो लास्ट में लिखा था कि ये हमारा होता है स्मॉल बट मोर फ्रीक्वेंट एंड ये हमारा रेगुलरली होता है। मतलब इस टाइप का इनकम हम हमेशा पाते हैं। स्मॉल अमाउंट में आएगा बट हमेशा आएगा, बार बार आता है। चलो इसमें यहाँ रोकेंगे। ये 4 एंड लायबिलिटी वाला पार्ट हमने आज यही पढ़ा है ना सिर्फ, तो इन सब को ढंग से पढ़ो। स्टेप बाय स्टेप चैप्टर एंड अप कदार पहुंच रहा है। आई प्रॉमिस कल ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा अकाउंटिंग टर्म्स का, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। बट ये है कि भाई इस चीज़ को ढंग से पढ़ना है क्योंकि अकाउंटिंग टर्म्स इंपॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए एक एक टर्म पे काम कर रहे हैं। अब जितने टर्म्स के नीचे हम लोग कल से पढ़ेंगे वो सारे अकाउंटिंग टर्म्स 1 लाइनर टाइप के हैं जो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब अगले 1 मिनट के अंदर जो कल्पना ने मुझे भी याद दिलाया कि सर वो बातें कर ही लीजिए आप। आज जो CBSE का 12th क्लास का रिजल्ट आया, बहुत लंबी बातें नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में कोई अगर जाकर देखेगा बच्चा, मेरे एक फैमिली वाला लिस्ट है उसमें प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने अपलोड किया वीडियो 15 मिनट्स का। 2 साल पहले किए थे, बट उस पूरे बातों का निष्कर्ष अगर निकालोगे ना तो हम अगले 10 सेकंड में इतना ही बोल सकते हैं कि जो भी मार्क्स किसी बच्चे का आता है वो उसके 2 साल के एफर्ट के बिहाफ पे आता है। मैंने 11th को भी जोड़ दिया है। तो जो तुम यहाँ से पढ़ते हो अगले साल यही सब तुम्हारा एग्रीगेट होके रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। हम तुम्हें ऐसे इसी वक्त चाहे तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं जिन बच्चों ने डे 1 से काम किया था, 11th से बेस पे काम किया था, 12th में काम किया था अपने नॉलेज पे, उनका रिजल्ट अच्छा आया है। जिन्होंने काम नहीं किया था, देखो एक होता है बच्चा काम किया और रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उनको माफ़ कर देते हैं हम। मेहनत किए मार्क्स अच्छा आ गया अच्छी बात है, बट तुम मेहनत भी नहीं किए और उम्मीद लगाए थे अच्छा आने का बट बेकार आया तो कोई बुराई नहीं है। जैसा तुमने किया 2 साल तक वैसा पाए हो। तो जिनका भी अच्छा नहीं आता है ना, इसके पीछे रीज़न 90% केस में उनके 2 साल का सिंसियर एफर्ट ना देना होता है। तो अभी तुम 11th में हो, बहुत तुम्हें लोड नहीं लेना इस रिजल्ट के परफॉर्मेंस को लेकर के। बस इतना जान लो कि 11th तुम्हारा यहाँ शुरू हो चुका है, अभी 6 वीडियो हुआ है। हो सकता है हम लोग इस साल के अंत आते 100 वीडियो पढ़ चुके हों, 100 टोटल।
तो जो इस 100 ढंग से देखेगा, फिर 12th का देखेगा कम से कम कुछ नहीं तो 150 वीडियोस, तो 250 वीडियोस जो कंसिस्टेंट रहेगा मेरे साथ चलेगा, उसका आउट ऑफ 80 आ सकता है, इतना ओपनली बोलते हैं और कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। तो चलो कोई नहीं, बाकी हम उस बच्चे की बात नहीं करेंगे, कल्पना निश्चिंत रहो, ठीक है। इसको उतार दो बेटा, नेक्स्ट बातें बाद में करेंगे, बाकी मिलते हैं कल वीडियो में, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।